हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल पीडब्ल्यूडी रोड एंड ब्रिजेस के लिए जो वैकेंसीज आई हैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आपको प्रिपरेशन में आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है आपको अपनी प्रिपरेशन करते समय कि आपका जो रिजल्ट है वो बेटर हो, आपकी जो स्ट्रेटजी हो तैयारी करने की वो बेटर हो। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, आपको कुछ गाइडलाइंस बताई थी। कुछ चीजें तो वो आपको ध्यान रखनी है। दोज आर द बेसिक थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी है अपनी प्रिपरेशन करते समय। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जो जूनियर इंजीनियर लेवल का एग्जाम है, जो पीडब्ल्यूडी के लिए जो वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में आपको कुछ सजेशंस दूंगा। फिर आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनानी है, बिकॉज इट विल वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। इट विल नॉट बी सेम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं। जो फ्रेशर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2 से 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी अलग होगी। तो अपनी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज जहां पर लोगों को दिक्कत आ रही है कि जो सिलेबस है जेकेएसएसबी जेई का और जेकेपीएससी एई का सिलेबस दोनों अलग अलग है। ठीक है, जो जेकेपीएससी एई का सिलेबस है वो थोड़ा ज्यादा रेंज है, उसकी वास्ट कवरेज है उसका, और जो लेवल है वो थोड़ा सा जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम से ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों को साथ साथ प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। अभी जो जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है, जो कि बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करा रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है दैट इज 06/2022। वैकेंसीज जो हैं वो पीडब्ल्यूडी रोड्स एंड ब्रिजेस में सिविल और मैकेनिकल को मिलाकर हमारी 1045 है। और जो रिक्रूटमेंट ये लोग कर रहे हैं दैट इज इन लेवल 6, यानी बेसिक आपकी स्टार्ट होगी 35,400 से। जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल इंजीनियर से, या आपने बीटेक कर रखा है यानी एमआई कर रखा है, डिग्री कर रखा है, वो भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे मिसकंसेप्शन ये रहता है कि जो आपका पेपर आएगा वो डिप्लोमा लेवल का आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज उसी पेपर को जो आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपीयर हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि केवल डिप्लोमा लेवल के पेपर नहीं आएगा, उससे हायर लेवल पे ही पेपर रहेगा। ठीक है, तो इस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। ये नहीं समझना है कि आपको सिर्फ जो आपने डिप्लोमा में पढ़ रखा है वही आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल दिमाग से आप क्लियर रखिए कि पेपर आजकल जितने भी जहां पर भी हमारे डिग्री वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, वहां पे जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा डिप्लोमा लेवल के पेपर से ऊपर लेवल पे आता है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा अप्रोच उनकी अलग लेवल पे रहती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो बहुत ही इजी गोइंग होते हैं और आप कर पाते हैं। अब जो एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं, तो जो पैटर्न है एग्जाम का, सिमिलरली जो हमारे जल शक्ति का एग्जाम हुआ था, अभी जो रिसेंट हमारा एग्जाम हुआ है जेकेएसएसबी ने जो कंडक्ट कराया है, वो सेम है। ठीक है, सेम कैसे है कि जो हमारा जो एग्जाम होगा दैट विल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के साथ साथ जो पेपर होगा वो हमारा 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस पेपर में हमारी पहली स्टेज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसमें हमारा रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, पहले रिटन टेस्ट में आपका ऑनलाइन सीबीटी होगा जिसमें 2 घंटे का पेपर होगा और 120 मार्क्स का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन हमारा 1 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो पर क्वेश्चन आपको टाइम मिल रहा है वो जो आपके एसएससी जेई के पेपर में जो टाइम मिलता है उससे कहीं ज्यादा है। पेपर आपका ये मान के चलिए कि एसएससी जेई जैसा पेपर बनाता है उस लेवल को मैच करेगा। ठीक है, उससे कम नहीं होगा। दूसरा कि जो निगेटिव मार्किंग है, इसमें एक क्वेश्चन गलत करने के लिए 0.25 की निगेटिव यानी 1/4 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको गेस वर्क नहीं करना है, अदरवाइज ये आपकी परफॉर्मेंस, आपके रैंक को खराब कर देगा। ठीक है, तो जब तक आप श्योर ना हो, 50-50 ना हो, यू डोंट ट्राई फॉर अटेम्प्टिंग दी
क्वेश्चन विद डाउट्स, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें हमारा सेकंड स्टेज जो है वो इंटरव्यू नहीं है, देयर इज नो इंटरव्यू इन दिस एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। सिंपली जो लोग रिटन क्वालिफाई करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी के लिए दिए हुए हैं इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, उसका क्या वेरिफिकेशन होगा एंड यू विल बी फाइनली सिलेक्टेड। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी करेंगे, बट आई वुड सजेस्ट ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, ये 3-4 महीने की आप इफेक्टिव प्रिपरेशन से आप इसमें सिलेक्शन लेके आप अपनी फर्दर जो और बेटर इंप्रूवमेंट के लिए जो एग्जाम्स हैं वो आप दे सकते हो। बट फॉर जॉब सिक्योरिटी आप इस एग्जाम को जरूर ट्राई करिए अलॉन्ग विद JKPSC AE, जो स्टूडेंट्स उसके लिए भी फोकस्ड हैं वो भी कवर करें। सो जो सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑप्शन ही यही है, तो दे शुड बी डेडिकेटेड प्रिपरेशन आप इस एग्जाम के लिए करें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हमारा सिलेबस के को कवर कैसे करना है, ठीक है। आपको अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करना है, आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपने तैयार करनी है। तो उसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको वो अप्रोच समझ के आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो उस अप्रोच के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी, ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में ये आए कि ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो जब आप इस अप्रोच से पढ़ोगे तो आपका जो माइंड है वो उस अकॉर्डिंगली मोर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा की पढ़ाई करते समय, ठीक है। यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए कि JKSSB जो पेपर बना रहा है वो उसमें किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस बना रहा है, आपको अपना सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है, पेपर्स का सेल्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स का असेसमेंट कैसे करना है, वो मैंने समझाने की कोशिश की है। सो मैंने शिफ्ट 1 का पेपर उठाया जो JEE सिविल 2021 में हुआ था, जिसमें अभी आपका जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें सर्वेइंग है, मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस है, RCC स्ट्रक्चर्स है, सॉइल मैकेनिक्स है, FM एंड हाइड्रोलिक्स है जिसमें ओपन चैनल फ्लो का भी कुछ पार्ट है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है जिसमें आपका कुछ पार्ट आपका हाइड्रोलॉजी का भी है, ठीक है। वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग है जिसमें आपका कुछ पार्ट ब्रिज इंजीनियरिंग का भी है, ब्रिज की डिटेल्स का भी है, ब्रिज की कंपोनेंट्स और वगैरह भी डिटेल हम लोग सिलेबस नहीं देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का है। तो ये सबके लिए सेम है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये दिमाग में बैठाना है कि ये सिलेबस सबके लिए सेम है, पेपर सबके लिए सेम आएगा, ठीक है। शिफ्ट का अंतर रहेगा जो कि नॉर्मलाइजेशन में वो लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अब सर्वेइंग में आपके देखिए इसमें सभी सब्जेक्ट्स का लगभग वेटेज सेम है, ठीक है। मतलब आप ये ध्यान रखो कि इन जनरली जो रेलवे इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट है, मैकेनिक्स है, इन सब से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी एग्जाम से। यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग के भी 10 क्वेश्चन है, रेलवे इंजीनियरिंग के भी 10 क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो ये आपको छोड़ना नहीं है, सबसे पहले सभी सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना है, लेकिन किस लेवल पर जाकर कवर करना है ये आपका जो असेसमेंट है, आपका एनालिसिस है, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आपको रिसोर्सेज जो रखने हैं वो लिमिटेड रखने हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज कैसे आइडेंटिफाई करने हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए ये वाली जो आपकी जो मेथोडोलॉजी है ये आपको फॉलो करने की जरूरत है। जैसे जो आपके ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स लैग कर रहे हैं, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, एक आपका मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, आपका RCC स्ट्रक्चर्स, एक आपका हो गया रेलवे इंजीनियरिंग और आपका एक कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप इसमें कवर करोगे तो 15 मार्क्स ये हो गए, 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चन। ये दोनों ये चार जो वीक सब्जेक्ट्स हैं 25 और 30, 55 क्वेश्चंस आपके ये हो गए जो जनरली स्टूडेंट्स के वीक हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये करना है कि जो जो सब्जेक्ट्स आपके वीक है वो पहले उठा लेने हैं आपको, मतलब आपको कॉम्बिनेशन अपनी पढ़ाई में ऐसे रखना, एक इजी सब्जेक्ट और एक आपका जो थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया है कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, एग्जैक्टली उस टॉपिक को हमने नोटिफाई किया है। अब अगर आप सिलेबस देखोगे, सिलेबस में आप अगर उठा के देखोगे
मान लीजिए कंस्ट्रक्शन, ये हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस इन्होंने नोटिफाई किया वो ये है। अगर हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट के पार्ट में जाएं तो यहां पे सिंपली इन्होंने लिख दिया है नेटवर्क डायग्राम्स। अब नेटवर्क डायग्राम्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, जब तक आप असेसमेंट नहीं करोगे जेकेएसएसबी किन किन तरीके से क्वेश्चंस बना रहा है, तो आप जब पढ़ाई करोगे तो आपको वो फील नहीं आएगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपका सिलेबस कवर भी हो रहा है लेकिन आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो नेटवर्क डायग्राम में अब आपके किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जब आप असेसमेंट करोगे तो देखोगे इसमें लैडर नेटवर्क के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपके नेटवर्क नया बनाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ एक्टिविटीज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया, आपके डमी एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप का आपको एनालिसिस करना है कि जो आपका टॉपिक है उसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि जब आप अपने कंसेप्ट बिल्डिंग वाले पार्ट पे होंगे तो वो टॉपिक्स पे आपको एम्फेसाइज करना है कि इस अप्रोच से इन टॉपिक्स से। तो ये बेसिकली ब्रॉड हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग पे आपको फोकस नहीं करना है, हेडिंग के अंदर जो आपने एनालिसिस किया, अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये देखूं, सपोज यहाँ पे आप अगर नेटवर्क डायग्राम पे देखोगे तो नेटवर्क डायग्राम में क्वेश्चन पूछा गया, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पूछा गया, कैश बुक के डिफरेंट टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो कैसे फ्लो करती हैं वो पूछा गया, ठीक है। मैनेजर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्लिंथ एरिया मेथड पे जो हमारा एस्टिमेशन का मेथड है उस पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया, सिक्स सिग्मा क्वालिटी। अब ये जो सब्जेक्ट है जैसे सिक्स सिग्मा क्वालिटी है, ये सिलेबस में नहीं लिखा बट ये किस हेड में आएगा, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो आप अपनी एक नोटबुक बना के रखिए जिसमें ये आप एनालिसिस करते रहेंगे, ये आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं कि आपको एक बार स्टार्टिंग किया और क्लोज कर दिया, ये दिस शुड बी रेगुलरली ऑनगोइंग प्रोसेस। जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो तो वो टेस्ट सीरीज में आपका किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं बना तो वो टॉपिक लिख लिया, ताकि आप जब वापस रिवीजन करोगे या कंसेप्ट वाला पार्ट कवर करोगे तो वो टॉपिक आपको किसी अच्छे रिसोर्स से पढ़ लेना है। वो विकीपीडिया हो सकता है, वो यूट्यूब के लेक्चर्स हो सकते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक हो सकती है, तो जिसमें आपको कन्वीनियंट हो, जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है। आपका लैडर नेटवर्क पे क्वेश्चन पूछा गया, एबीसी एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा गया, डिमांड फोरकास्टिंग पे पूछा गया। ये सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन जब आप ये एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको डेडिकेटली कवर करने हैं। अदरवाइज वो अप्रोच ही नहीं डेवलप होगी तो आपका जो प्रिपरेशन है, आप पढ़ाई तो कर लोगे, आप क्वेश्चंस लगा लोगे, यू विल नॉट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको डेवलप करनी है, ये पर्पस यही है दिखाने का। अब जैसे हम चलते हैं रेलवे इंजीनियरिंग पे। अब रेलवे इंजीनियरिंग में इन्होंने इसका सिलेबस देखा, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, तो इसमें अभी जैसे रेलवे इंजीनियरिंग का मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के काफी एस्पेक्ट्स पैरामीटर्स कवर किए थे, तो वो आपको अप्रोच डेवलप करनी है, क्योंकि तभी आप रिसोर्स कनेक्ट कर पाओगे कि आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे गए कि इंडियन रेलवे में कितने जोन्स हैं, पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली, साउथ इंडिया में पैसेंजर ट्रेन कहाँ से चली, ठीक है। सिग्नल के टाइप्स का क्लासिफिकेशन, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री, ट्रैवर्सर, टर्न टेबल, ट्राइंगल, हिल डाइवर्जेंस क्या होता है, उनकी लिमिट्स क्या होती हैं। तो ये जब आप एनालिसिस कर पाओगे, ये आपका एक दिन का एक्सरसाइज है, 1 से 2 दिन का, अगर ये आपने इफेक्टिवली कर ली इनिशियली अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने से पहले, तो जब आप अपना कंसेप्ट पे फोकस करके कंसेप्ट वाला बिल्डिंग पार्ट पे जब काम करोगे तो यू विल बी डूइंग इफेक्टिव प्रिपरेशन। तो आपको प्रिपरेशन जो करनी है वो स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, ठीक है। आपको रिवीजन भी करना है, आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो ये वाला जो पार्ट है आपको बेसिकली, आपका अभी जनवरी चल रहा है, आपका अप्रैल फर्स्ट वीक में टेंटेटिवली एग्जाम शेड्यूल्ड है, तो आपका फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, यानी सिर्फ आपके पास 2.5 मंथ्स हैं, ठीक है। तो अभी आप टेस्ट सीरीज वाले पार्ट को अभी नहीं टच करना है, ठीक है। टच इन द सेंस नहीं करना है, पहले आपको कंसेप्ट वाले पार्ट पे टच करना है। तो अभी किस सीक्वेंस में हम प्रिपरेशन करेंगे वो देखेंगे। अब जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, इसमें मैंने बहुत सारे आइटम्स जो थे वो मैंने जेकेपीएससी के समय आपको बताए थे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, तो वो सारे पॉइंट्स कॉमन है। कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या कंटेंट फॉलो करना है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप, मेरा अपना जो ओपिनियन है
बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस वो ये है कि ये सभी एग्जाम्स में जो 25 से 30% जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट मिस नहीं करना है। न्यूमेरिकल छोटे होंगे बट न्यूमेरिकल होंगे। तो आप जब अपना प्रैक्टिस कर रहे हो या जब आप बुक्स पढ़ रहे हो, कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हो, तो वहां पे जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइज वाले, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइजेस दी होती हैं, आपका अगर स्टडी मटेरियल है, कोई कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हो, तो वहाँ कुछ एक्सरसाइजेस होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। तो वो एक्सरसाइज आपको आधा घंटा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है साथ साथ। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो वो आपको पार्ट कवर कर लेना है, तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट वहां से कवर होता रहेगा। बिकॉज न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस जरूरी है। आप ये एक्सपेक्ट करके मत जाओ कि ये क्वेश्चन आएगा और मुझे इसकी वैल्यू याद रहेगी और मैं डायरेक्टली बिना कैलकुलेट करे टिक कर दूंगा। वो अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने बहुत कुछ भी माइनर चेंज किया तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आपको निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप देखोगे इस लेवल के एग्जाम में आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। जो आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है बहुत सारे पूछे गए। फैक्चुअल का मतलब है लाइक कि हमारे आईएएस कोड के नाम्स पूछे गए कि किस चीज के लिए कौन सा आईएएस कोड यूज होता है। ठीक है, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जस्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे आप मिक्स डिजाइन पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए मिक्स डिजाइन के लिए कौन सा कोड यूज होता है, तो वो कोड आप अपना ध्यान रखेंगे या अपना एक अलग से डायरी बना लीजिए जिसमें आपके कोड की डिटेल्स होंगी। जो आप कोड पढ़ रहे हो, कोड के वीडियोस देख रहे हो, उसके नोट्स होंगे, कौन कौन से कोड्स किसके लिए यूज किए जाते हैं वो आपके बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म्स में पीडीएफ्स अवेलेबल हैं लिस्ट ऑफ कोड्स की, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। लेकिन वो आप याद नहीं कर पाओगे बिकॉज इतनी सारी लंबी लिस्ट होगी तो उसको मेमोराइज करना डिफिकल्ट है। इसलिए आईएएस कोड को का नाम याद करना, नॉमेनक्लेचर याद करना, आप अपनी जब कंसेप्ट वाले पार्ट पे कर रहे हो तो उसी समय आप थोड़ा सा लिंक करके जब पढ़ोगे, लिंक करके पढ़ना है आपको। आईएएस कोड जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आप दिमाग लगाओ। अगर आप मान लो सॉइल मैकेनिक्स में वाटर कंटेंट निकालने के टेस्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान में आप नोट एक बार गूगल करो कि ये वाटर कंटेंट निकालने के लिए आईएएस कोड्स हमारे कौन कौन से अवेलेबल है सॉइल मैकेनिक्स में, तो वहां पर आप लिख लोगे तो आपको ध्यान रहेगा और आप जब रिवीजन करोगे तब भी आपको ध्यान रहेगा। तो आपको मैक्सिममली उसी समय रिकनेक्ट करते हुए चीजों को पढ़ना है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आप चीजों को पढ़ोगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं करेंगी। ठीक है, तो रिकनेक्ट करके आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके आईएएस कोड से आ रहे हैं, आईएएस कोड के नाम से आ रहे हैं, या डाटा बेस्ड क्वेश्चन है बहुत सारे, जैसे कि आपका जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है उसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, या स्लम्प वैल्यू किसी भी टाइप ऑफ कंक्रीट के लिए कितना होना चाहिए। तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जब इस तरह का डाटा आप पढ़ते हो ना तो आप क्लिक किया करो उसको कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका स्लम्प वैल्यू दिया है, उसका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कितना होगा। तो इस टाइप के जो फैक्चुअल डाटा है वो आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जब ये एक्सरसाइज आप कर लोगे तो आप उसको रिकनेक्ट कर पाओगे। फिर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो जनरली इस लेवल के एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, आपको जो यूनिट्स हैं उस फॉर्मूले में वो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये चीजें तभी आएंगी जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज वो याद रखोगे तो यू विल देयर आर चांसेस कि आप मिस्टेक कर दो। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चीजें ध्यान रखनी है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। ये मैं इसलिए बोलता हूं बिकॉज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पढ़ोगे ना तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं भागना पड़ेगा। आपका जो कंटेंट होगा वो क्वालिटी कंटेंट होगा, और बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। देयर इज अ लिमिटलेस बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, लिमिटलेस टेलीग्राम में बहुत सारी क्विजेस हैं, बट आई वुड सजेस्ट उन सब में बहुत टाइम वेस्ट मत करें। बहुत अगर इफेक्टिव आपको लग रहा है उसे तभी आप उसको फॉलो करें, अदरवाइज देयर इज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ये सब प्रोसेस में। तो आपको क्लैरिटी रखनी है कि आपको अपने रिसोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दी किस अप्रोच से पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स की भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जो आईएएस कोड्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टडी मटेरियल में मैं आपको बता दूं जो आपको आईएएस कोड्स पढ़ने हैं, बेसिक कवर करना है, डिटेल में जो पढ़ना है आईएएस 456, आईएएस 10262। ठीक है, इसको बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा। आईएएस 10500 ये वाटर क्वालिटी का कोड है, वाटर पैरामीटर्स का आईएएस 1343। और अगर आपके पास टाइम बचता है तो हाईवे के कुछ कोड्स हैं रिजिड पेमेंट्स और फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। ठीक है, ये और लास्ट ऑप्शन रखना है। ये आपके प्राइमरी कोड्स हैं जिनसे आपको ये करना ही करना है।
IS 456, IS 10500 और IS 1343 के लेक्चर्स मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल हैं। आप उनको डिटेल में जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, ठीक है, जब आपका पढ़ने का मन ना करे तो आपको ये लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है, और एक डायरी उठानी है, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं PDF दे दो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अंडरस्टैंडिंग के साथ समझोगे और जो जो की पॉइंट्स है ना वो आप बनाते जाओ, ठीक है। कुछ PDF मैंने ऑलरेडी जो IS गेटवेज का ऐप है वहां पर डाल दिए हैं जो मेरे पास अवेलेबल थे, ठीक है। जो IS 2062 IS 10262 है, इसका मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको एग्जाम से पहले आपको कवर कर दूं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आई थी, ठीक है। स्टडी मटेरियल और रिसोर्स का भी मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर रखा है, इस पे भी मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अब आते हैं कि आपका जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, आपको अपनी तैयारी में क्या क्या चीजें मैंने बताया कि कैसे आपको स्ट्रेटजी अपनी बनानी है। सबसे पहला जो कंसेप्ट ध्यान रखना है वो रखना है कि रिसोर्स आपको लिमिटेड रखने हैं और ऑथेंटिक रिसोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत ही अनऑथेंटिकेटेड टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली अलग अलग जगह से कट कॉपी पेस्ट करके रखा गया है। सो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे चीजों को और यू विल बी हैव कंफ्यूजन, और जिसकी वजह से आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो रिसोर्स लिमिटेड रखो, बट ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। और ये आप जो कैसे सिलेक्ट करोगे, ये आप अपने एक्सपीरियंस से सिलेक्ट करोगे। जो बच्चे आपके सीनियर्स हैं आपके, अगर आप फ्रेशर हो जिनके सिलेक्शंस हो गए, वो आपको अच्छा गाइड कर देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले, और इन रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। मल्टीपल टाइम्स मींस एटलीस्ट 3-4 टाइम्स तो आपको करना ही, जिसमें आपका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। रिवीजन मैंने आपको बताया, रिवीजन आप लास्ट के लिए पेंड मत करो, आप पैरेलल साइक्लिक रिवीजन करते रहो। एक जो स्टूडेंट का पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, तो दे हैव टोल्ड एंड एम्फेसाइज्ड ऑन साइक्लिक रिवीजन, कि जब आप पढ़ रहे हो 3-4 सब्जेक्ट्स आपके पूरे हो गए, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट चल रहे हो, तो आपको बीच में टाइम निकाल के 1 से 2 घंटा उस सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लेना है, उसकी फॉर्मूलाइज रिवाइज, मतलब कुछ ना कुछ आप उससे टच में रहोगे, तो आपको जब लास्ट में रिवाइज करोगे तो यू विल गेट नीड वेरी लेस टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मटेरियल फॉलो करना है। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपका थ्योरी बुक्स हो सकती हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे आप फॉलो कर सकते हैं। आपका खुद का जो आपने नोट्स बना के अपना कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाया है, स्टडी मटेरियल, वो हो सकता है, ठीक है। तो जब आप ये पढ़ रहे हो, इस थ्योरी पार्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और फिर कंसेप्ट बनाते हैं। तो दैट शुड नॉट बी द स्ट्रेटजी। पहले आपको कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, फिर उस कंसेप्ट का आपको एप्लीकेशन देखना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके। एप्लीकेशन आपका जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। और फिर आपकी जो एफिशिएंसी है वो टेस्ट सीरीज से चेक होती है, ठीक है। तब आपका बेसिकली असेसमेंट होता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, कि आप कंसेप्ट बनाओ, उसको अप्लाई करो क्वेश्चन प्रैक्टिस से, और थर्ड आप टेस्ट सीरीज दो, अपना असेसमेंट करो और फिर से वापस इस स्टेज पे जाओ, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस साइकिल को आपको अपना स्ट्रेंथन करना है। तो कंसेप्ट आपने बना लिया, ठीक है। उसके बाद जो बुक्स आपको पढ़नी है प्रैक्टिस के लिए, जो एप्लीकेशन के लिए, सबसे पहली जो बेसिक बुक है दैट इज गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है। इसको तो आपको छोड़ना नहीं है। पर्पस ये नहीं है कि आप डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। पर्पस ये है कि गुप्ता एंड गुप्ता जो है वो स्टैंडर्ड बुक, किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को अलग अलग सब्जेक्ट की ली गई है, और जो जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी वो लाइन बाय लाइन उससे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो इसको आप जरूर, पीडीएफ्स अवेलेबल है मार्केट में, यू कैन डाउनलोड। और इसके लेक्चर्स मैंने काफी सब्जेक्ट्स के ऑलरेडी बना दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी सॉइल मैकेनिक्स की, तो वो मैंने स्टार्ट किया है, बट टाइम की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई एश्योर कि इट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो वो पार्ट मैं कवर करूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है गुप्ता एंड गुप्ता के बाद एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज ये आपका बेंचमार्क है, ठीक है। तो किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग की आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लिए पीडीएफ्स ना जाएं, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें या फोटो कॉपी करा लें, जो भी आपको कन्वीनियंट हो, बिकॉज पीडीएफ्स में आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। कोई भी चीज रेफर करनी है तो उसके लिए पीडीएफ अवेलेबल, पीडीएफ ठीक है, लेकिन जो आपको रिलीजियसली रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, यू शुड बी डूइंग ऑन हार्ड कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी करने से फायदा क्या रहेगा कि आपने जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो
उसमें आप अलग अलग लेवल पे मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो हमेशा 3 स्टेजेस में करना की कोशिश करो, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन कर लिया सारे, सेकेंड राउंड में फिर से क्वेश्चन पूरे स्टार्ट करते हैं। तो ये दिस शुड नॉट बी स्ट्रेटजी। आप उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो जो आपको लगता है कि आपको सेकेंड राउंड में उनको देखने की जरूरत है। अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड और उस टाइम में आपको इफेक्टिवली दूसरी चीज कवर करनी है। ठीक है, तो और थर्ड राउंड एकदम लास्ट के लिए, जो आपका थर्ड राउंड विथ अलॉन्ग विथ रिवीजन, वो केवल मार्क करके रखो जो आपको लास्ट में रिवाइज करके जाना है। वो क्वेश्चन ध्यान रखो जिसमें आपका कंसेप्ट गड़बड़ हो रहा था, आप मिस्टेक कर रहे थे। थर्ड कैटेगरी है ईएससी के इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, बिकॉज ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट और कुछ इजी क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये 3 जो बेसिक चीजें हैं ये करनी है। ठीक है, अलॉन्ग विथ मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट बिल्डिंग के समय अगर आप थ्योरी बुक्स पढ़ रहे हो, लाइक हाइड्रोलॉजी की सुब्रमण्या पढ़ रहे हो, तो वहां पर आपके चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। सर्वेइंग में आपके एसके दुग्गल है, उसके पीछे चैप्टर में वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो आपकी प्रिपरेशन को एनहेंस करते हैं। ठीक है, जो कि आजकल बच्चे मिस कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट नो कि आपको बुक्स भी आपको पढ़नी। तो एटलीस्ट ये वाला पार्ट जो आपके 4-5 सब्जेक्ट्स है ना, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, वो आइडेंटिफाई करके ये आप डेली, अगर आपके पास अभी टाइम है, आप डेली 15-15 दिन का टाइम रखें स्लॉट में, तो ये 4-5 जो वीक सब्जेक्ट्स हैं ये आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस को आप वास्ट है, बट आप उसका असेसमेंट करके एग्जाम का आप उसे इफेक्टिवली कवर कर सकते हो। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप यूथ की जो AJE की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, बिकॉज इससे होगा क्या, आप कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाओगे। तो ये लास्ट के लिए रखो। अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है टाइमली तो आप ये प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज इट विल नॉट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्योंकि अगर सैनफोर्ड उसके पेपर से क्वेश्चन नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आपका लक पे टोटली डिपेंड करेगा। इसलिए ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर टाइम बचता है यू कैन डेफिनेटली गो। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें सैन फाउंड्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। सैन फाउंड्री एक वेबसाइट है, तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो जब आपका मन नहीं करता, आप आधा 1 घंटा निकाल के इस वेबसाइट पे भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, बिकॉज इसमें भी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपको सिलेबस कवरेज और प्रैक्टिस पे अपना ध्यान देना है। टेस्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कि जब ये सारी चीजें हो जाएं, आपका सपोज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया, तो आपका जैसे आपने सॉइल मैकेनिक्स किया, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के बाद आपको तुरंत टेस्ट नहीं देना है। ठीक है, आप 2-3 दिन ब्रेक करिए। ठीक है, फिर रिवीजन करके 1 घंटा रिवीजन करके फिर टेस्ट दीजिए, फिर वापस से अपना असेसमेंट करिए और वापस फिर कंसेप्ट बिल्डिंग पे जाइए जब उस सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर रहे हो। तो टेस्ट सीरीज शुड बी फॉर द असेसमेंट पर्पस। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली आपको ये बताएगा कि कहाँ आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं टॉपिक से। तो इस ओरिएंटेशन के साथ आपको टेस्ट सीरीज देनी है, तो आपकी जो वो होगी परफॉर्मेंस वो ऑलरेडी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो यू हैव टू टाइम टू टाइम जो आपका है वो इंप्रूवमेंट होता रहना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बहुत सारा ब्रॉड में कवर किया चीजें। अगर किसी स्टूडेंट को और भी कुछ क्वेरी हो तो वो पर्सनली कमेंट सेक्शन में लिख दे या मुझे पर्सनली मैसेज कर दे। ऑफ ठीक है, टाइम की डेफिशिएंसी की वजह से मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाता, बट आई विल ट्राई टू रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।